नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह के फंड उपलब्ध हैं, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड में ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, ये निवेशक के पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है। मिड कैप फंड ग्रोथ के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। और एक नई कैटेगरी है जिसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें लार्ज कैप और मिड कैप का संगम होता है। एक ऐसा फंड है जो एक म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेशकों को ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों देता है। तो आज जानेंगे इस कैटेगरी की खासियत और कैसा है इस कैटेगरी के स्कीम का प्रदर्शन। हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स, परिचय करा दें। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और अभिषेक गुप्ता, फंड मैनेजर एडलवाइस एएमसी। हेमंत जी और अभिषेक दोनों का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। लार्ज एंड मिड कैप फंड, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, दोनों के फीचर्स, दोनों का बेस्ट ऑफ टू जिसको हम कहते हैं, वो इस फंड में देखने को मिलता है। पर कॉम्पोजिशन क्या है हेमंत जी, मैं आपसे समझूं, अगर लोग यूजुअली जो नए निवेशक हैं वो लार्ज कैप फंड के बारे में जानते हैं, मिड कैप फंड को वो समझते हैं, स्मॉल कैप फंड में निवेश की अहमियत को जानते हैं, पर ये लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसका कॉम्पोजिशन कैसा है? जी स्वाति, देखिए, जब हम इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 3 सेगमेंट है इक्विटी मार्केट के: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उनकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है। जो पहली 100 कंपनियां हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वो लार्ज कैप है। उसके बाद जो 150 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, वो मिड कैप है। और उसके बाद जो जितनी भी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप यूनिवर्स में आती हैं। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लार्ज और मिड कैप फंड की, तो जाहिर है कि इनमें इन दोनों सेगमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। और यहाँ पे भी आई थिंक सेबी ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि जब आप बात करते हैं किसी लार्ज एंड मिड कैप की, तो किस तरह का एलोकेशन दोनों सेगमेंट में होगा। उसके हिसाब से मिनिमम 35% एलोकेशन जो है वो लार्ज और मिड कैप में इंडिविजुअली होना जरूरी है। उसके अलावा जो 30% जो बचता है बाकी, वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, उनको कहाँ पे पोटेंशियल दिखता है या उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसी है, उसके हिसाब से वो एलोकेशन होती है। बट अगर हम एक एनालिसिस करें, ज्यादातर जो फंड है हमारे यहाँ पे लार्ज एंड मिड, उसमें आपको एक क्लियरली एक बायस दिखेगा लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर। तो जब हम लार्ज एंड मिड की बात करते हैं, उसमें दोनों सेगमेंट में एक्सपोजर होगा, और मिनिमम एक्सपोजर क्योंकि डिफाइन किया गया है उतना तो होगा ही, और उसके ज्यादा जो होता है, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा बायस आपको लार्ज कैप में मिलेगा। ओके, मैं इनफैक्ट यही जानना चाहती हूँ हमारे दूसरे एक्सपर्ट से, अभिषेक से, कि ये जो कॉम्पोजिशन है लार्ज एंड मिड कैप का, जो नियम कहते हैं सभी के, उसके मुताबिक, जैसा आप क्लियर किया हेमंत जी ने भी, 35-35% का आपको लार्ज और मिड कैप दोनों में एक्सपोजर जरूरी है, उसमें निवेश करना जरूरी है। पर यहाँ पर क्वेश्चन आता है बाकी के बचे 30% का, अभिषेक। तो एक फंड मैनेजर ये जो 30% का एलोकेशन है किसी फंड में कैसे डिसाइड करता है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे डिसाइड होता है कि 30% टुवर्ड्स लार्ज कैप ज्यादा होना चाहिए, इसमें मिड कैप की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, या फिर स्मॉल कैप का एक्सपोजर इसमें होना चाहिए? थैंक यू स्वाति फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक मेरे साथी ने ऑलरेडी लेआउट कर दिया है कि ब्रॉड कंटोर्स क्या रहते हैं एक लार्ज एंड मिड कैप फंड के। कमिंग टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि बाकी का जो 30% का एलोकेशन है, वो अगर फंड मैनेजर के पास एक तरह से फ्रीडम दिया गया है जब फंड कंस्ट्रक्ट करा गया है, तो नॉर्मली वेयर वुड वन लाइक टू बी, और जनरली आप किस किस डायरेक्शन में जाते हैं। सो आई थिंक ये बहुत एक्सटेंड तक डिपेंड करता है फ्रॉम हाउस टू हाउस, क्योंकि हर हाउस के अपने एक इथॉस होते हैं। लाइक अगर मैं अपने हाउस के बारे में बताना चाहूँ, तो हम लोगों का एक इथॉस रहता है कि अगर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जहां पर आप चाह रहे हैं कि आपका इन्वेस्टर उस बकेट को देख के आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सो ट्राई टू कीप मैक्सिमम एक्सपोजर टू दीज टू बकेट विच इज लार्ज एंड मिड। यस, हमको लीवे है एज अ फंड मैनेजर, एंड नॉर्मली मार्केट में समटाइम देयर अपॉर्चुनिटीज जो आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी में मिल जाता है, जो आपको एक ह्यूज अल्फा अपॉर्चुनिटी क्रिएशन दिख जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं लेते हैं, बट जैसे बताया गया, इन जनरल बिकॉज आपने फंड का कैटेगरी ही लार्ज एंड मिड डिफाइन करा है, मोर ऑफन देन नॉट बिटवीन 85 to 90% का एलोकेशन जो आपको अक्रॉस द इंडस्ट्री मिलेगा, वो बिटवीन लार्ज एंड मिड में ही मिलता है। People typically like to keep their exposure in small cap as a fund manager, not more than 10%. That's what been the normal allocation, I would say, which has happened industry wide. And similarly, you will see the same trend in our portfolio also.
ओके। अब हम अगर पिछले कुछ टाइम में लार्ज एंड मिड कैप की बात करें, ये समझना ज़रूरी है कि लार्ज एंड मिड कैप में क्यों किसी का निवेश होना चाहिए, हेमंत जी? क्योंकि प्योर लार्ज कैप फंड में निवेशक पैसे डालते हैं, प्योर मिड कैप में पैसे डालते हैं, तो फिर एक लार्ज और मिड कैप के मिश्रण वाला एक फंड किसी के पोर्टफोलियो में क्या कमाल कर सकता है? इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू होता है वो हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन से, यानी हम डिसाइड करते हैं हमारा टाइम होराइजन देख के, हमारा रिस्क प्रोफाइल देख के, राइट, हमारे गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इक्विटी में हो, कितना हिस्सा डेट में हो, या थोड़ा कमोडिटीज में, गोल्ड वगैरह में कितना हमारा एलोकेशन होना चाहिए। एक बार आपने जब एलोकेशन डिसाइड कर लिया, फिर आप चाहते हैं कि ऐसी ऑप्शंस को चुने हम, जब हम फंड सिलेक्शन की बात करते हैं, उस एसेट क्लास का हमें बेस्ट पोटेंशियल कहां से मिल सकता है। और जब हम अगर इक्विटी की बात करते हैं, जैसा हम जानते हैं इक्विटी में हमने पहले भी बात की कि 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ऑब्वियसली इक्विटी एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में एक रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में बैलेंस बना रहे। किसी भी निवेशक के लिए थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है डिसाइड करना कि हम कितना पैसा लार्ज में डालें, कितना मिड में डालें, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट के अलग अलग सेगमेंट अलग अलग समय पे डिफरेंट कारणों से अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। और एक तो वो डिसाइड करना उनके लिए मुश्किल है कि कितना पैसा किस सेगमेंट में लगाएं। दूसरा, फिर वो जब बात आती है थोड़ा पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने की, फिर उसका टाइमिंग, तो किसी भी निवेशक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप ऐसी कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं जैसे लार्ज एंड मिड कैप, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या है हमारा? यूनिवर्स है टॉप 250 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो जब आप लार्ज और मिड कैप में बनाते हैं, तो आपको पता है कि आपके फंड मैनेजर इन 250 कंपनी के बाहर जाके आपका पैसा नहीं लगाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि इक्विटी में पैसा लगा रहे हो, ऑफ कोर्स मिड कैप है, एग्रेसिव होता है, लेकिन बैलेंस बनाते हैं फंड मैनेजर आपके लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि पोर्टफोलियो क्वालिटी कैसी हो, उसको हम रीबैलेंस कैसे करें, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक थोड़ा टैक्स एफिशिएंट भी होता है, क्योंकि जब आप खुद से करेंगे तो एक तो टाइमिंग का इशू है, दूसरा फिर आपको हर बार रीबैलेंस करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे फंड मैनेजर आपके लिए को रीबैलेंस करते हैं कि कब लार्ज कैप में ज्यादा हो और कब मिड कैप में ज्यादा हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है इस फंड की ये है कि आपको क्लियरली एक पता है कि इसका यूनिवर्स क्या है। मतलब आप सिर्फ टॉप की 215 कंपनीज हैं, उस पर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज एंड मिड कैप एक काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है किसी भी निवेशक की, चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, चाहे आप नए इन्वेस्टर हो। तो ये मुझे लगता है ऐसे फंड्स की पोर्टफोलियो में जगह हमेशा होनी चाहिए। ओके। ये मुझे बताइए अभिषेक कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी पर से पिछले कुछ टाइम में इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है? ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक किसी पोर्टफोलियो में कैसा रिटर्न जनरेट करने का एक कैपेसिटी एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी रहती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर लार्ज और मिड कैप, लार्ज कैप यूजुअली बाजार की अस्थिरता में मोस्टली स्थिर रहते हैं, मिड कैप में क्योंकि थोड़ी वॉलिटिलिटी हो तो लार्ज कैप और मिड कैप के, लार्ज एंड मिड कैप फंड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक मार्केट वॉलिटिलिटी के टाइम पे लार्ज एंड मिड कैप फंड कैसे उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं? थैंक्स स्वाति फॉर दिस क्वेश्चन। सो जैसे आपने बोला, एंड आई थिंक द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, पहले मैं ये वोलेटिलिटी का क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। तो जनरली, एंड दिस इज द डेटा जो लास्ट मार्च 22 में पब्लिश करा गया था, which talks about, अगर हम 4 different buckets लें जो normally known है, as you said, large cap और proxy to that is Nifty, mid cap and small cap, and उसके साथ आप सुपर इम्पोज करते हैं ये नया कैटेगरी जो लार्ज एंड मिड कैप का है, और अगर हम वोलेटिलिटी को डिफाइन करके उसको मैप करने की कोशिश करें तो यू आर सरप्राइज, सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी जो देखी गई है लास्ट 1 साल में वो निफ्टी में देखी गई है। उसके बाद आता है आपका वोलेटिलिटी जो दिखता है वो हाईएस्ट दिखता है स्मॉल कैप में, फॉलोड बाय मिड कैप, and surprisingly large and mid cap has the least volatility by as defined by the data.
सो क्लियरली एक एंड पे जहां बोला जा रहा है कि लार्ज एंड मिड कैप इज मेंट फॉर इन्वेस्टर, जो बेसिकली जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको एक लार्ज कैप का कंफर्ट चाहिए, वहां पर आपको अपने पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी चाहिए, बट यू ऑल्सो वांट टू एक्सप्लोर कि आप इंक्रीमेंटल कुछ अल्फा क्रिएट कर सकते हैं क्या। एट अ फंड मैनेजर को आपने एक तरह से लीवे दिया है कि आप एक स्टेबिलिटी रखिए पोर्टफोलियो में, बट साथ में कुड यू एड सम परफॉर्मेंस टू इट, एंड विच इज वेयर द लार्ज एंड मिड कैप पोर्टफोलियो कम्स इनटू प्ले। To answer your first question, that generally what has been the performance, normally performance कैसा रहा है, so again this is a data which if you kind of do the rolling return basis, I think rolling return is always a better way जिसमें आप evaluate कर सकते हैं। so ये देखा गया है over longer period of time, जब आप 5 years 7 year 10 years की विंडो का बात करते हैं, that a large and a mid cap index, the benchmark itself has outperformed Nifty in a ratio of 80%, 90% and 100% of the time। तो अगर मैं इसको एक सरल तरीके से बताऊं, तो अगर आपने एक लार्ज एंड मिड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करा है और आपने उसको 10 साल तक रखा है, तो ऑन रोलिंग रिटर्न बेसिस more often than not, rather 100%, a large and mid cap portfolio is outperform the Nifty performance, which is typically seen as market का एक benchmark in terms of how the capital markets are behaving with lesser amount of volatility, as I called out. So the reason जो आपने पूछा कि एक इन्वेस्टर को लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, हमारे हिसाब से 4 मेन रीजन है उसके। पहले जो मैंने आपको बताया, वोलेटिलिटी सबसे कम होता है व्हेन यू कंपेयर विद द अदर 3 मेन एस्टैब्लिश्ड मार्केट कैप क्राइटेरिया बेसिस बेंचमार्क। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप इवन सेक्टोरल एलोकेशन देखेंगे तो कई बार क्या होता है, फ्यू इंडाइसेस जहां पर कोई एक या दो सेक्टर बहुत हैवी वेट बन जाते हैं, एंड दोज आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरऑल मार्केट कॉम्पोजिशन, राइट। बट अगेन हियर इफ यू टॉक अबाउट अ लार्ज एंड अ मिड कैप कैटेगरी, वहां पर बेस्ट एडवांटेज ये आ जाता है कि उसका जो सेक्टोरल क्लासिफिकेशन भी है, एक्सपोजर भी है, वो वन ऑफ द बेस्ट डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है। सो ना ही आपको लेस वोलेटाइल फंड मिल रहा है, उसका सेक्टर एक्सपोजर इज मोर वाइड स्प्रेड, विच इज इन अ वे मोर अट्यून टू इकोनॉमिक रियलिटीज। तीसरा, अगर आप बात करते हैं कि एज अ फंड मैनेजर अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मैं मार्केट की ब्रेथ, मतलब ओवरऑल कितना मार्केट की स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो फ्रॉम अ मार्केट कैप थ्रेशोल्ड पर्सपेक्टिव ऑल्सो इसका ब्रेथ सबसे बड़ा होता है। तो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेशन, दिस बेंचमार्क इज द वाइडेस्ट पार्टिसिपेशन बेंचमार्क, तो आपको एक वाइडर बेंचमार्क मिल जाता है परफॉर्मेंस के लिए। एंड लास्टली, एज आई सेड, ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लार्ज एंड मिड कैप हैज शोन टेंडेंसी टू आउटपरफॉर्म निफ्टी पर से। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमारे हिसाब से एक इन्वेस्टर को ध्यान में रख के नॉर्मली कमिट करना चाहिए अपना कैपिटल टू एनी कोर पोर्टफोलियो वे लार्ज एंड मिड कैप क्लियरली क्वालिफाइज। ओके, मुझे हेमंत जी बात बताइए कि एक पोर्टफोलियो में क्योंकि लार्ज मिड कैप में एज पर इसके कॉम्पोजिशन के लिहाज से एटलीस्ट 35% तो लार्ज कैप में एक्सपोजर होगा ही कंपनीज में, 35% एटलीस्ट मिड कैप कंपनीज में तो एक्सपोजर होगा ही, एंड एज पर फंड मैनेजर के डिसीजन के अनुसार आप या तो उसको और लार्ज कैप ऐड कर लीजिए या तो उसमें और मिड कैप ऐड कर लीजिए। पर एक पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का ओवर एक्सपोजर ना हो जाए या फिर मिड कैप का ओवर एक्सपोजर ना हो जाए। किसी ने लार्ज कैप में भी अलग से निवेश करके रखा है, मिड कैप फंड भी अलग से है, ऊपर से लार्ज एंड मिड कैप का भी फंड अलग से है, तो इन तीनों ही फंड को बैलेंस करने का तरीका क्या है? क्या कोई एक एलोकेशन, आइडियल एलोकेशन हो सकता है किसी के पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर कैटेगरी से? देखिए ब्रॉडली इक्विटी का कितना एलोकेशन हो वो शायद डिफाइन करना आसान है। जैसा मैंने कहा कि आप किस तरह के निवेशक हैं, आप नए निवेशक हैं या फिर एक्सपीरियंस हैं, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, बहुत एक्टिव इन्वेस्टर हैं या फिर आप मान लीजिए सिर्फ एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यूजुअली मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो, उनका थोड़ा सा बायस पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में होना चाहिए और फिर मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप के अंदर होना चाहिए। बट अगर देखें, आप उसको कंपेयर कीजिए, आप उसको अचीव कैसे करेंगे। जैसा आपने कहा कि आपके पास लार्ज कैप भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है और फिर लार्ज एंड मिड भी है। देखिए, जब आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली कि लार्ज में भी इन्वेस्ट किया, मिड में भी इन्वेस्ट किया और स्मॉल में भी इन्वेस्ट किया, काफी समय हमने देखा है कि वो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो थोड़े हैपहैजर्ड होते हैं। मतलब आज आपको लगा कि लार्ज कैप अच्छा कर रहा है तो आपने जो फ्रेश पैसा वहां पे डाल दिया, फिर लगा कि मिड कैप थोड़ा अच्छा कर रहा है तो वहां पे डाल दिया, या फिर आपने स्मॉल कैप पे डाल दिया। तो जो आपका थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि आपकी एलोकेशन, जो हमने शुरू में बात की, इंपॉर्टेंट है कि आपकी एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में क्या है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैपहैजर्डली इन्वेस्ट करते हैं। जब आप ऐसी कैटेगरीज में जाते हो जैसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, आप चाहे 2 फंड में इन्वेस्ट करें या 3 फंड में इन्वेस्ट करें,
बट ब्रॉडली आपको पता है कि आपकी एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में कितनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हालांकि आप इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो फंड मैनेजर का डिसीजन है, जैसा मैंने कहा फंड की फिलॉसफी क्या है या उनको क्या लगता है कहाँ पे पोटेंशियल है। बट एज एन इन्वेस्टर आप अपने पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कितना एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट में हो उसको कंट्रोल कर सकते हो, जो शायद जब आप डायरेक्टली जो उन फंड्स में इन्वेस्ट करें जो एक ही सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं वहां पे थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस आप बहुत ही ऐसे इन्वेस्टर हैं कि आप पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरा एलोकेशन कितना है। तो ये जो फंड्स हैं, मतलब अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन देखें कि लार्ज एंड मिड और मे बी मल्टी कैप, तो तीनों सेगमेंट में आपको जो जिस तरह का एलोकेशन चाहिए, जैसे हमने पहले भी बात की कि ज्यादा एलोकेशन आपका लार्ज में हो, फिर मिड में हो, और थोड़ा एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप में हो, तो एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैटेगरीज आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जो इंडिविजुअली जब आप उन फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो जैसा मैंने पहले भी कहा, वो रीबैलेंसिंग करना मुश्किल है, वो टैक्स इनएफिशिएंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए बहुत मुश्किल है ये करना। तो कहीं ना कहीं जब आप अपना पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दे रहे हैं और आपने ब्रॉडली उनको बता दिया कि हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमारा एलोकेशन इतना होना चाहिए, आई थिंक देन यू लीव इट टू द फंड मैनेजर कि वो किस समय पे किस तरह से उसको रीबैलेंसिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि कैटेगरी जो है कहीं ना कहीं आपका जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में, उस पर आपका कंट्रोल रखते हैं थ्रू आउट योर टाइम होराइजन। लार्ज कैप कैटेगरी पर कर रहे हैं खास चर्चा। क्या है ये कैटेगरी, क्यों अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करें, इसके फायदे बता रहे हैं हेमंत रुस्तगी वाइज इन्वेस्ट से, और एडवाइज एएमसी से अभिषेक गुप्ता हमारे साथ हैं। अभिषेक, अभी जैसा बाजार हम देख रहे हैं, काफी एक दिन अच्छा प्रदर्शन रहता है, फिर रैली के बाद एक करेक्शन है। बेसिकली वॉलेटिलिटी भी हमने पिछले काफी टाइम से बहुत देखी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने इस साल की शुरुआत से ही। अभी सही समय है एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करने का? स्वाति, देखिए, जब भी हम अपने एक इन्वेस्टर को सलाह देते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि इक्विटी मार्केट इज नेवर अ T20 गेम। तो आप उसको जब भी देखना चाहेंगे, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल एंड इट्स इन योर फेवर जब आप उसको एक लॉन्गर ड्यूरेशन में देखते हैं। मार्केट टाइमिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। हम लोग बिलीव करते हैं दैट इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू एज अ हाउस फिलोसफी। दैट्स व्हाई वी नेवर टेक ह्यूज कैश कॉल्स आल्सो। बट कमिंग बैक टू आपका जो क्वेश्चन था कि इज दिस द गुड टाइम टू इन्वेस्ट, तो अगर आप पिछले 1 साल 1.5 साल में देखें तो प्रैक्टिकली इंडियन मार्केट हैज बीन वेरी मच रेंज बाउंड। अगर हम देखते हैं तो ये 18,000 17,000 से 18,000 की रेंज में ही रह रहा है। और इस दौरान अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो डिस्पाइट जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस आए या इंडिया में भी इन्फ्लेशन का जो एक बार रिस्क क्रॉप अप करा था, आई थिंक मोस्ट ऑफ दोस रिस्क हैव नाउ बीन टेकन केयर ऑफ। हमने देखा इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो गया है, हमने देखा ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ देखिए, मल्टीपल्स देखिए, दे आर नाउ फार बेटर लेवल जो आप पहले देखते थे उसके सामने। सो आई थिंक क्लियरली अगर आप एक 3 से 5 साल का मिनिमम होराइजन लेके आ रहे हैं, so market will always reward you. See, any investment horizon less than 3 साल में क्या होता है, बहुत सारी idiosyncrasies आ जाती हैं, इमोशनल बिहेवियरल एस्पेक्ट आ जाते हैं जो फंडामेंटल को ओवरकम कर जाते हैं। बट लॉन्गर यू स्टे इन मार्केट, देयर इज हायर पॉसिबिलिटी कि आप वो बेनिफिट ऑफ फंडामेंटल्स को रीप कर सके उसका बेनिफिट। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, विद मार्केट ऑल्सो बीइंग रेंज बाउंड फॉर लास्ट 1 year, आई थिंक दिस इज गुड टाइम टू कम इनटू मार्केट. Yes, one can either come in lump sum or maybe try to spread it over a period of time. But eventually, these are the levels where I will suggest investors to take exposure into the market. ओके, तो बाजार में एंट्री का वैसे भी कोई सही समय नहीं होता है। आपको अपने गोल के मुताबिक कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, खासतौर पर जब आप लंबी अवधि का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टिक टू योर गोल्स, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लक्ष्य होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। हेमंत जी, यहाँ पर बात आ जाती है जब यूजुअली हम बाजार में देखते हैं थोड़ी उठापटक है, अस्थिरता है, हमारा पोर्टफोलियो कई बार बिगड़ जाता है। एसेट एलोकेशन की आपने बात की, इनफैक्ट विद इन इक्विटी का एलोकेशन भी हम काफी ऊपर नीचे होता हुआ देखते हैं। तो उसका रीबैलेंसिंग करना, उसको रिव्यू करना, उसको वापस पटरी पर लाना कब और कितनी बार जरूरी है? देखिए स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले आप अपनी एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट जो है, 3 सेगमेंट की हमने बात की, उनके अंदर एलोकेशन आपकी कितनी हो। इसमें बदलाव की जरूरत हो सकती है। अगेन डिपेंड करता है कि अगर ऐसा कोई प्रोलॉन्ग पीरियड है कि आप एक सेगमेंट ने अच्छा नहीं किया
या दूसरे सेगमेंट ने अच्छा किया, एक तो वो सिचुएशन हो सकती है। दूसरी, आपकी खुद की पर्सनल सिचुएशन में अगर कोई बदलाव हो, मान लीजिए आप किस स्टेज पे हैं अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के, वो भी काउंट करता है। जैसे आप शुरुआत में मान लीजिए आपको लगता है कि हम इक्विटी को समझना चाहते हैं, तो आप शुरुआत शायद लार्ज कैप से करें, फिर धीरे धीरे आप दूसरे सेगमेंट जो है मार्केट में उनको इंक्लूड करते हैं। तो जैसे जैसे आप मैच्योर इन्वेस्टर बनते हैं, आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा होता है, आपकी समझ थोड़ी ज्यादा होती है, आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज होता है, आप उसमें अपनी कैटेगरीज को चेंज करते हैं। तीसरा, अगर आपकी कोई पर्सनल सिचुएशन फिर से बदलती है, मान लीजिए आप आपने इक्विटी में एलोकेशन चेंज नहीं करना, बट आपको लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा विद इन इक्विटी एग्रेसिव हो गया है, या मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा है, स्मॉल कैप में ज्यादा है, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उसके अंदर, जैसा मैंने पहले कहा कि रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, वो भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप इक्विटी का एलोकेशन टच किए बिना आप चाहेंगे कि उस जो रीबैलेंसिंग है वो विद इन इक्विटी हो। तो क्लियरली 2-3 कारण हो सकते हैं एज एन इन्वेस्टर जब आपको उसको बदलाव करने की जरूरत है। बट जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी एसेट एलोकेशन पे तो ध्यान रखिए, ये आपका जो एक्सपोजर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स पे कितना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अगर आपने जहां से शुरुआत की थी उसमें अगर ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है तो उसमें भी आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप वो रीबैलेंसिंग उस स्टेज पे पहुंचे कि आपको लगे कि नहीं मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है उससे ज्यादा मैं कहीं रिस्क ले रहा हूँ, तब जाके आप उसको रीबैलेंसिंग कीजिए। बट वो उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से जितना इक्विटी का एलोकेशन है। तो विद इन इक्विटी डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर आपको उसके ऊपर नजर रखनी है। अभिषेक, आखिरी सवाल आपसे होगा कि एक निवेशक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में समझ रहे हैं, एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड का चुनाव कैसे किया जाए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वाति। इसका जो आंसर है वो आपको बेसिकली 3-4 पैरामीटर्स हैं जो आप नॉर्मली किसी भी फंड को इवैल्यूएट करने के लिए चेक करते हैं। आई थिंक वही यूजुअली आप एक अच्छा क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कर सकते हैं उनको यूज करके। सो पहला जो हम हमेशा से बोलते आए हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जिस फंड के जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उस फंड में इन्वेस्टमेंट करा है, आपका मैनेजर वो उस ऑब्जेक्टिव को कितना क्लोजली फॉलो कर रहा है। तो जैसे मैंने इनिशियली भी बताया था कि अगर मैं आपको एक लार्ज एंड मिड कैप पोर्टफोलियो दे रहा हूँ और उसमें अगर मेरा जो ओरिएंटेशन है वो स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा है, या फिर आई एम रनिंग इट मोर लाइक अ फ्लेक्सी प्रोडक्ट, तो समवेयर आई एम नॉट ट्रू टू माई इन्वेस्टर्स। तो एक वो बहुत जरूरी हो जाता है आपको जानना कि जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो कितना क्लोजली फॉलो कर रहा है फंड मैनेजर। दूसरा, आई थिंक वेरी क्लियरली वी ऑल्सो सजेस्ट दैट एज अ इन्वेस्टर आप ये भी फॉलो करिए कि उस फंड का नॉर्मली जो आपका एक टर्नओवर रहता है या आप चर्न जो बोलते हैं वो कितना रहता है। बिकॉज अगर एक बहुत ही बेसिक पार्लेंस में बात करूं तो दी अमाउंट ऑफ चर्न विच इज देयर एट अ पोर्टफोलियो लेवल, ये डिपेक्ट करता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर का अपनी करंट पोजीशन पे कितना कन्विक्शन है। सो नॉर्मली ये इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। तो एक वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आप इवैल्यूएट करना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो का टर्नओवर कितना है। And I think another important aspect which is also very important and I think it's not easily available but that is where थोड़ा आपको और मेहनत करना चाहिए एक फंड को चयन करते वक्त कि फंड का लिक्विडिटी कितना है। तो नॉर्मली क्या होता है दैट गुड टाइम्स में लिक्विडिटी डजंट मैटर मच, बट इफ द मार्केट टर्न्स बैड, अगर सिचुएशन खराब होती है तो उस फंड में अगर आपको एक इन लेट्स से बैड सर्कमस्टांसेस लिक्विडेट करना है फंड को या पोजीशन साइज को, तो आप कितना जल्दी कर सकते हैं, which also shows you the overall quality of the portfolio construction. So I think ये 2-3 चीजें हैं। Obviously performance is there to see, वो तो I think always there which comes at the top, but volatility, liquidity, true to your commitments, those are also the factor which I'll recommend. बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद करेंगे अभिषेक आपका और हेमंत जी आपका भी हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए।